नमस्कार। आज के इस चुनावी विश्लेषण में स्वागत है। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हम पश्चिम बंगाल चुनाव के उन चौंकाने वाले नतीजों को डिकोड करने जा रहे हैं जिन्होंने टीएमसी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। देखिए, बात सिर्फ हार और जीत के आंकड़ों की नहीं है। बात उन अंदरूनी फैसलों और घटनाओं की है जिन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। तो चलिए सीधे गहराई में चलते हैं और इस पूरी तस्वीर को समझते हैं। आज के इस विश्लेषण को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, बंगाल चुनाव हार का विश्लेषण। दूसरा, फैक्टर 1 फिरहाद हकीम। तीसरा, फैक्टर 2 हुमायूं कबीर। और अंत में जनता का अंतिम फैसला। भाग 1, बंगाल चुनाव हार का विश्लेषण। टीएमसी को लगे इस झटके के पीछे की सबसे बड़ी थ्योरी यही है कि नुकसान सिर्फ विपक्ष की वजह से नहीं हुआ है। हार का एक बहुत बड़ा कारण पार्टी की अपनी कमजोरियां और उनके अंदरूनी फैसले रहे हैं। अब यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। इस पूरे चुनावी खेल में टीएमसी के नुकसान के लिए आखिर किन 2 चेहरों को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? किसी भी सटीक विश्लेषण के लिए उन चेहरों को पहचानना जरूरी है जिन्होंने पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। आइए उन दोनों के प्रभाव को एक एक करके समझते हैं। भाग 2, फैक्टर 1 फिरहाद हकीम और ध्रुवीकरण का प्रभाव। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये नाम बहुत बड़ा है। इन्हें पार्टी के सबसे करीबी रणनीतिकारों में गिना जाता है, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। यही करीबी सहयोगी टीएमसी की हार का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। इस पूरे घटनाक्रम को समझना बेहद अहम है। एक तरफ क्या हुआ? फिरहाद हकीम ने संदेश खाली और रेखा पात्रा को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी, और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया और एक बड़े राजनीतिक अवसर में बदल दिया। इन बयानों को सीधे सीधे महिला विरोधी और हिंदू विरोधी बताकर पूरे राज्य में प्रचारित किया गया। सच कहें तो ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक गलत समय पर दिया गया बयान विपक्ष को राजनीतिक ध्रुवीकरण का एकदम सटीक मौका दे देता है। अब इसका जमीनी असर क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि टीएमसी के हिंदू वोट बैंक में भारी सेंध लग गई। डेटा को अगर ध्यान से देखें तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला हिंदू मतदाता पार्टी से छिटक गई। चुनावों में महिलाओं का वोट कितना निर्णायक होता है ये हम सब जानते हैं। इस ध्रुवीकरण ने टीएमसी के एक बहुत बड़े और बहुत ही अहम समर्थक वर्ग को उनसे दूर कर दिया। भाग 3, फैक्टर 2 हुमायूं कबीर। ये वो नेता हैं जिन्होंने वोटों का पूरा गणित ही उलझा दिया। पहले फैक्टर में हमने बयानों और ध्रुवीकरण की बात की, लेकिन ये फैक्टर पूरी तरह से नंबर गेम पर टिका है। टीएमसी से निकाले गए इस नेता ने कैसे चुनावी गणित को बिगाड़ा, ये समझना बहुत जरूरी है। टीएमसी से निष्कासित होने के बाद हुमायूं कबीर बिल्कुल शांत नहीं बैठे। उन्होंने तुरंत एक नई पार्टी बना डाली, आम जनता उन्नयन पार्टी, यानी एजेयूपी। राजनीति में ऐसे कदम अक्सर चुनाव जीतने के लिए नहीं उठाए जाते, बल्कि इनका सीधा मकसद अपनी पुरानी पार्टी को नुकसान पहुंचाना और उनके जीत के मार्जिन को काटना होता है। 182 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन सीटों की कुल संख्या है जहां हुमायूं कबीर की इस नई पार्टी ने सीधे टीएमसी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए। बंगाल जैसे राज्य में 182 उम्मीदवार खड़े करना साफ दिखाता है कि ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था। ये टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति थी। और स्थानीय डेटा इस वोट कटवा रणनीति की पूरी पोल खोल देता है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों को ही ले लीजिए। ये इलाके टीएमसी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाते थे, लेकिन कई सीटों पर क्या हुआ? टीएमसी की हार का अंतर हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी को मिले कुल वोटों से भी कम था। मतलब साफ है, अगर एजेयूपी मैदान में नहीं होती तो वो वोट शायद टीएमसी के खाते में जाते और नतीजे पूरी तरह अलग होते। एजेयूपी ने बहुत ही कामयाबी के साथ टीएमसी के किलों को ढा दिया। भाग 4, जनता का अंतिम फैसला। अब इन माइक्रो फैक्टर्स से थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को एक मैक्रो नजरिए से देखते हैं। चुनाव सिर्फ नेताओं की रणनीतियों तक सीमित नहीं होते, ये उस भावना का भी आईना होते हैं जो पूरे समाज में चल रही होती है। जमीनी स्तर पर जनादेश बिल्कुल स्पष्ट था। व्यक्तिगत गलतियों को अगर दरकिनार भी कर दें तो व्यापक डेटा एक ही बात की ओर इशारा कर रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बदलाव के लिए स्पष्ट वोट दिया है। भारी भ्रष्टाचार को नकारा गया है और चुनावी हिंसा के खिलाफ एक बेहद कड़ा रुख अपनाया गया है। ये साफ बताता है कि मतदाता अब सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद भविष्य को तय करने वाला सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, आगे चलकर पार्टी इन आंतरिक जिम्मेदार कारकों से कैसे निपटेगी? क्या पार्टी के भीतर कोई कड़े फैसले लिए जाएंगे? ये एक ऐसा रणनीतिक सवाल है जो बंगाल के भविष्य की राजनीति को पूरी तरह से तय करेगा।
डेटा से ये तो एकदम साफ हो गया है कि चुनौतियां सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर भी उतनी ही बड़ी हैं। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।